हेलो एवरीवन। स्वतंत्रता का मतलब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ फ्रीडम एक्चुअली, तो स्वतंत्रता का मतलब मोटे तौर पे हम सब ये समझते हैं कि हम जो चाहें वो कर सकें। तो स्वतंत्रता मतलब हमारे पर कोई बंधन ना हो, कोई बाउंडेशन ना हो। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर इसको एक व्यवस्था के अंदर अगर आप स्वतंत्रता की परिकल्पना करें, एक अज्यूम करें, एक ऐसे माहौल में जहां मतलब एक व्यवस्थित माहौल में अगर अपने स्वतंत्रता की आप कल्पना करें, तो स्वतंत्रता का मतलब ये तो होता ही है कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकें, उसमें जो करना चाहते हैं वो कर सकें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी किसी भी एक्टिविटी से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। यानी हमारी आपकी स्वतंत्रता पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी आवश्यकता होती है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये जो एक तरीके की बाउंड्रीज होती है, ये भले ही हमारे पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी स्वतंत्रता के क्षेत्र में ये घुस रहे हैं या हमारी फ्रीडम को कहीं से प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको बहुत टोटलिटी में देखेंगे, अगर इसको संपूर्णता में अगर आप इसको देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये असल में हमारी स्वतंत्रता को और ज़्यादा मजबूत करता है। न केवल मजबूत करता है, हमारी अपनी सुरक्षा को भी इंश्योर करता है। यानी अगर कहीं किसी भी तरीके का कोई समाज में भारत जैसा देश जहां विभिन्नताओं का देश है ये, तो कहाँ कोई ताकतवर कोई कमज़ोर, तो अगर कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, तो कमज़ोर हमेशा डरा हुआ रहेगा और वो सहभागिता नहीं अपनी सुनिश्चित कर पाएगा, अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जो ताकतवर लोग हैं उनको हमेशा अपने आगे किसी अन्य की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अनिवार्य है। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आवश्यकता पड़ती है हमको रेगुलेशंस की, कानून की, लॉज की। तो आज का जो हमारा अध्याय 4 है 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी का, वो इसी विषय पर है कि कानून क्या है, और इसी के संदर्भ में हमको बात करनी है। तो मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए, आप बहुत सारे लोग जुड़ गए, आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कानून की समझ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, कानूनों की समझ। तो पुस्तक के माध्यम से ही हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये किताबें क्या कहती हैं। तो ये कह रहा है कि आप कुछ एग्जाम्पल से ही ये बता रहे हैं, आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र की सीमा या मताधिकार की उम्र का पता होगा। अरे, एक बड़ा अच्छा फैक्ट्स, देखिए पहली ही लाइन में बड़ा अच्छा फैक्ट्स आ गया है। आपको मालूम है कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी मताधिकार के बारे में। आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया कि हमारे देश में मत देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 1992 से इसको राजीव गांधी जी की सरकार में इसको कर दिया गया। ये आप लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, हमने सारी बातें डिस्कस की थी। लेकिन अभी अभी कुछ दिनों पूर्व एक संशोधन हुआ है कि विवाह के लिए जो उम्र होगी वो महिलाओं की उम्र को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। कितनी उम्र कर दी गई है? अभी अभी देखिए, एक फैक्ट, एक लाइन में, पहले ही लाइन में एक फैक्ट आ गया। तो अभी अभी जो विवाह के लिए आयु है, जो न्यूनतम आयु है, जिसमें आपको अडल्ट कंसीडर किया जाएगा, आपको वयस्क कंसीडर किया जाएगा, तो जब मतदान की बात होगी वो तो 18 वर्ष है। वो आप 18 वर्ष के हो गए तो आपको मतदान का अधिकार मिल जाएगा। 18 वर्ष की आयु के बाद आपको एक वयस्क के रूप में मानना, आपकी मान्यता मिल जाती है। लेकिन अगर बात विवाह की है और वो महिलाओं की उम्र की बात है, तो वो न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए? जी, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक है। सभी का जवाब ठीक है, बिल्कुल 21 वर्ष अभी इसको कर दिया गया है। तो देखिए कैसे ही एक एक सारे फैक्ट्स निकल कर आ जाते हैं। तो शादी की उम्र की सीमा या मताधिकार की उम्र, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? ये कह रहा है कि आपको कुछ कानूनों से आप परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र की सीमा या मताधिकार की उम्र की सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानून को भी जानते होंगे।
ठीक है। संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, ये तो अलग ही डिस्कशन हो गया। लेकिन आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो वो किस आधार पे खरीदेंगे, आपकी मिल्कियत उस पर कैसी होगी, क्या आप ट्रांसफर भी कर सकते, तमाम सारे लॉज हैं, रेगुलेशन है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो अगर आप संपत्ति को खरीदने बेचने के भी कानून को जानते होंगे, अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। हमने कभी कल की ही क्लास में इसको डिटेल में बात किया है। आप में से अगर जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे वो कल की तारीख वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिए। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं, मतलब जो भी कानून संसद बनाती है क्या वो सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहेंगे? अब एक प्रश्न के साथ इस चैप्टर की शुरुआत होती है। बड़ा अच्छा तरीका भी है कि आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे कोई चीज़ है तो दिमाग में कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर आप ये क्लासेस कर रहे हैं तो अगर आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव है कि नहीं साहब मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, क्यों? क्योंकि मुझे अमुक परीक्षा में अपने चीज़ों का अपना जो क्या कहते हैं अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ानी है, अपनी समझ को बढ़ानी है, तो एक निश्चित उद्देश्य के साथ अगर आप ये करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठा पाते हैं। तो एनसीईआरटी का ये तरीका बड़ा अच्छा है कि वो कुछ प्रश्नों के साथ ही अपने चैप्टर की शुरुआत करती है। तो ये कह रहे हैं कि क्या कोई कानून जो बनाए जाते हैं वो सभी वो कैसे बनते हैं, संसद बनाती है। क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी हो सकता है? हो सकता है। अभी आपके सामने ताज़ा एग्जाम्पल भी रहा है। नागरिकों के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? इन सब पे हालांकि हम बहुत सारी बातें कर भी चुके हैं। अभी इस वाले टॉपिक के कॉन्टेस्ट में देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये देखिए क्या करना चाहिए, हाथ में डंडा उठा लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ विरोध का प्रदर्शन का एक इमेज है। अच्छा, अब यहाँ पहले प्रश्न के साथ टॉपिक की शुरुआत होती है कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस परिस्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सिचुएशन यहां बता रहा है। ये कह रहा है कि एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात को पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, कल की क्लास में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो हमने एक प्रश्न पूछा था कि किस तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें जब हम बात कर रहे थे मताधिकार के संदर्भ में, तो ये मान्यता थी पहले लोगों में, खास करके अंग्रेजों में, कि समाज के सभी वर्गों में इतनी समझ नहीं होती कि वो देश का शासक चुन सकें। तो इसको भी हमने इस बात से समझ लिया कि नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी वर्गों की सहभागिता थी और इस सहभागिता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि सभी वर्ग के लोगों को अपने हितों की जानकारी है, वो अपने हितों के प्रति सतर्क हैं, सजग हैं। तो उनकी भागीदारी ही इस बात का प्रमाण थी कि लोग अपने नफे नुकसान को, अपने फायदे को समझते हैं। अच्छा, फिर हमने एक बात उसी संदर्भ में समझी थी कि राष्ट्रीय आंदोलन हुआ ही क्यों, क्या दिक्कत क्या थी? तो उसमें दिक्कत ये थी कि साहब हमको अंग्रेजों के शासन से और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने समझा क्या था कि प्रॉब्लम कहाँ से आ गई कि एक तो भाई हमको स्वतंत्रता नहीं थी, हमारे पास फ्रीडम नहीं थी। दूसरी हमारी सहभागिता निर्णय लेने में नहीं थी। कोई निर्णय ले रहे हैं तो सहभागिता, और सबसे बड़ी चीज जो असमानता थी, जो इनइक्वालिटीज थी, कि अंग्रेजों को दूसरे तरीके से ट्रीट करते थे, तमाम सारे जो उनके करीबी लोग हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करते थे। तो एक असमानता का भाव था। तो जाहिर सी बात है, जब मुल्क आज़ाद होगा, जब देश को आज़ादी मिली, हम फ्री हुए, और जब हमको अपने संविधान बनाने की बात आई, जब हम अपने देश को चलाने के लिए हम तमाम सारे कानून बनाने की बात करेंगे, तो जाहिर है कि इन चीज़ों पे ज़रूर विचार करेंगे, खास करके समानता। अभी अभी आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा कि एक अधिकारी है, अगर उसके बेटे को कोई सज़ा मिलती है तो वो अपने बेटे को केवल इसलिए बचा पाता, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करके अगर वो बचा लेता है, तो क्या ये न्याय होगा? तो एक तरीके से वही असमानता तो फिर भी आ जाती है।
आपके सामने नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल होंगे इस बात के लिए कि आप देखिए किस तरीके से प्रभावशाली लोग अक्सर कानून से बच जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, क्या ये रेगुलेशन के लिए ठीक है, लॉ के लिए ठीक है, कानून के लिए ठीक है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। हमने इस बात के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, लंबा संघर्ष किया है हमने। तो यहां पर ये बात यही कह रहा है कि राष्ट्रवादियों ने तो ये बात बहुत पहले से ही कहा कि नहीं साहब, इस बात की तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो यहां। इसीलिए उन्होंने संविधान में ऐसे कई प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। ठीक है, डायसी का एक रूल है, ये रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की बात ये कर रहे हैं। आर्टिकल 14 में आप इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कानून के आगे बराबर होने चाहिए, चाहे वो कोई हो। यहां फिर कह रहा है इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। वही बात हमने ये आप संविधान में पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 ये बात को बहुत जोर देके कहता है, एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर होंगे। इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, विधि का शासन कहते हैं। ठीक है, तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में बात है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी स्थिति, अपने संपत्ति, अपनी जाति, धर्म, इन सब के आधार पे किसी अन्य की तुलना में श्रेष्ठ या कमजोर नहीं होगा। मतलब एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ। हमने ये बात पहले की क्लासेस के डिस्कशन के दौरान भी कई बार समझी है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की जा रही है, विधि के समक्ष समता की बात की जा रही है। तो विधि के समक्ष समता की बात हो रही है। फिर और क्या बात हो रही है? फिर ये कहता है कि हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल 15, 16 ये सब आपने पढ़ा है। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। ऑब्वियसली वही चीज कि एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो आपके पास मतलब किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे कानून के संदर्भ में। सभी नागरिक इस देश के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अमीर हो गरीब हो, तो वो सब विधि के सामने कानून के आगे बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, और यहां तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। ठीक है, यहां ये बात भी समझने की जरूरत है। अभी आप जब आर्टिकल 14 आप पढ़ेंगे तो वहां राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। चीजें यहां के भाव को समझना है और उन कंसेप्ट को भी समझना है कि आर्टिकल 14 का एक तरीके का एक्सेप्शन है, अपवाद है। राष्ट्रपति, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, कुछ डिप्लोमेट्स हैं, तो इन सारे लोगों को कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है कि इनके ऊपर मुकदमा इनके कार्यकाल के दौरान नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको अपराध करने की छूट मिल गई। इस बात को समझना है। इनके पद की गरिमा को देखते हुए, इनकी डिग्निटी को देखते हुए जरूर इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए हुए हैं कि देश के राष्ट्रपति हैं और या कोई स्टेट के राज्यपाल हैं या कोई डिप्लोमेट है, इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी। तो इनके पद की डिग्निटी को देखते हुए, गरिमा को देखते हुए इनको कुछ इम्यूनिटी दी गई है कि साहब कुछ आपको सुरक्षा है जो अन्य लोगों को आपकी तुलना में नहीं है। लेकिन इट डजंट मीन कि ये कोई ऐसा आधार तैयार करता है कि आप ये राष्ट्रपति होने के साथ आप कोई अपराध कर लें। ऐसा आधार नहीं, उसके लिए अलग प्रोविजन है। लेकिन उसको राष्ट्रपति को दंडित करने के लिए अलग प्रोविजन है। आप इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से महाभियोग एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हैं, एक व्यवस्था है। यहां जो ये कह रहा है वो कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने लंबी लड़ाई लड़ी है समानता के लिए, और ऐसे में जब हम कानून बनाएंगे तो हम विधि के शासन को स्थापित करने को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे कि कानून सबसे ऊपर रहे। यानी राष्ट्रपति की भी जो स्थिति है इस देश के अंदर वो निश्चित कानूनों के अधीन है। राष्ट्रपति की चाहे वो शक्तियां हों, चाहे क्या कहते हैं उनकी अपनी स्थिति हो, तो ये सब कानून के अधीन होगा। राष्ट्रपति की उपस्थिति ही कानून के अधीन होनी चाहिए, वो कानून से अलग नहीं होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहां कहने का यही मतलब होता है। तो यहां किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। ठीक है, सजा तक पहुंच
ने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही था? मतलब एक जुडिशियल फॉर्मेट है, एक जुडिशियल प्रोसेस है किसी को भी दंडित करने का, किसी को भी सजा देने का। तो अब यहां प्रश्न हो रहा है कि क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? तो ये क्या कह रही है पुस्तक? ये किताब कहती है कि प्राचीन काल में असंख्य स्थानीय कानून थे, ठीक है, मतलब लोकल कबीलाई समाज ज्यादा था, लोग कबीलों के अपनी परंपरा ट्रेडिशन के आधार पर अपने समाज को रेगुलेट करते थे। आज भी बहुत सारे इलाकों में है। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। तो जैसा मैंने बताया कि कबीलाई समाज था, आप छोटे छोटे यूनिट्स से अलग अलग कम्युनिटीज में बटे हुए थे, तो हर क्षेत्र का इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का माहौल नहीं था, एक समाज दूसरे समाज से जुड़ा हुआ नहीं था। आप गौर कीजिए कि कुछ वर्ष, पता नहीं आपके तो पता नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जहन में नहीं होगा कि कुछ वर्षों पहले तक 70-80 किलोमीटर की दूरी में भी एसटीडी कॉल्स लगा करती थी। तो ये जब संपर्क इतना आसान नहीं था, कम्युनिकेशन मीडियम इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, इतने रोड ट्रांसपोर्टेशन सबके पास अपने पर्सनल व्हीकल नहीं हुआ करते थे, तो कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब वो सर्टेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था। तो लोगों का समाज चूंकि बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं था, तो हर समाज के अपने कुछ रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपने ट्रेडिशन हुआ करते थे, और वो पूरी सोसाइटी उसी ट्रेडिशन से रेगुलेट होता था। कहने का मतलब कोई लिखित संविधान नहीं था, कोई लिखित कानून नहीं हुआ करता था। तो इन सारे सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से वो सारी चीजें लागू कराते थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती, जैसे निचली जाति माने जाने वाली जाति के अपराधी को सजा ज्यादा दी जाती। आप देखिए कई सारे ऐसे भी सोर्सेज हैं जो अपराधियों को देने के लिए सजा का बड़ा विचित्र क्या कहते हैं तरीका था। मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं कि एक चोर पकड़ने का एक तरीका हुआ था प्राचीन समय में कि कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति चोर है या नहीं। तो क्या व्यवस्था हुआ करती थी? आपको मालूम है कि प्राचीन समाज अलग अलग जातियों में विभाजित था। तो वहां उसमें व्यवस्था में क्या था कि अगर चोरी करने वाला व्यक्ति शूद्र है तो उसको जहर पिला दो, अगर वो मर गया तो चोर था, नहीं मरा तो चोर नहीं था। अगर वो वैश्य है तो उसको पानी में डाल दो, तैरना अलाउ नहीं है, डूब गया तो चोर था, नहीं डूबा तो चोर नहीं था। और अगर वो क्षत्रिय है तो उसको आग में जलाओ, जल गया तो चोर था, नहीं जला तो चोर नहीं था। और अगर वो ब्राह्मण है तो उसको तराजू पे बैठाओ, खाली पलड़ा नीचे और जिस पर ब्राह्मण बैठा है ये ऊपर हो गया तो ये चोर था। आप समझ रहे हैं? इस कानून से कभी ब्राह्मण चोर होगा नहीं। ये कानून बनाया किसने था? ब्राह्मणों ने। तो कुछ खास क्षेत्रों में इस तरीके की चीजें, जो जैसा जिसकी परिस्थिति अलाउ करे, जो जितना स्ट्रांग, उस तरीके से कानून बना लिया करता था। तो ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से, अपराध एक ही है चोरी, लेकिन देखिए कैसे कैसे उसको फाइंड आउट करने के तरीके अलग अलग हैं। वही बात ये कह रहा है कि सबके लिए सजा अलग अलग हुआ करती थी। आप देखिए प्राचीन समाज में तो ब्राह्मणों को की हत्या ब्रह्म हत्या का दोष लगता था कि अगर आपने ब्राह्मण को सजा दे दी, मतलब राजा भी ब्राह्मण को सजाए मौत नहीं देता था, कोई फांसी की सजा नहीं देता था, क्योंकि ब्राह्मण को मार दिया तो वो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा उसको। फिर उससे तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। आप रामायण की कहानी में पढ़ते हैं कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब अयोध्या वापस आए रावण को मार के, तो राजा बनने से पहले इन दोनों भाइयों को प्रायश्चित करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रावण ब्राह्मण था, इन्होंने तो पूरा खानदान साफ कर दिया था, तो इनके ऊपर तो सुपरलेटिव डिग्री वाला ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा था। तो ये जहां इस तरीके के प्रावधान थे, तो ये सारी चीजें करना कि आगे सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। तो यहां पर इस तरीके से तमाम सारे डिस्क्रिमिनेशंस पहले से किए जाते थे। अभी कहता है औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव यह चलन खत्म होने लगा। आप देखिए अंग्रेजों के आने से पहले, जब हम जुडिशरी बात करेंगे, आपसे बहुत डिटेल में बात करेंगे, अंग्रेजों ने जो जुडिशियल सिस्टम बनाया था, ठीक है उन्होंने अपने बेनिफिट्स को ख्याल में रखकर बनाया था, लेकिन दैट सिस्टम, दैट मैकेनिज्म वाज वेरी गुड। वो व्यवस्था बड़ी अच्छी थी।
और वहां अंग्रेजों ने ये बात को क्लेम करना शुरू किया कि देयर विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के आगे बराबर होंगे। हालांकि इस बात को लेके बड़ा विभेद है विद्वानों में कि अंग्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ लेके आए कि पहले से व्यवस्था है, और वो लाए नहीं लाए इसमें तो तमाम सारे डिस्कशन है, क्योंकि हमारे अपने लोगों के प्रयासों से निश्चित रूप से सबको प्रभावित किया कि हमारे जो एफर्ट्स थे कि हम किस तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करने के लिए। आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अलग अलग जो कानून बनते हैं, आप जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो अलग अलग कानूनों की बात पढ़ते हैं और समझते हैं किस तरीके से विरोध हुआ हमारी तरफ से। वो सब न्याय को जस्टिफाई करने की बात होती है। तो यहां भी यही बात कह रहा है कि जैसे जैसे कानून परिपक्व होता गया, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती गई, तो तमाम सारी जो जाति आधारित चीजें थी, लिंग आधारित चीजें थी, वो कानून के माध्यम से ही समाप्त होती गई। जैसे सती प्रथा वगैरह को उन्मूल कर दिया गया, दास प्रथा वगैरह को समाप्त किया गया, विधवा विवाह पुनर्विवाह की व्यवस्था की गई। इस तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। तो ये सारे औपनिवेशिक काल से ही, अंग्रेजों के शासन के समय से ही शुरुआत हो गई। निश्चित रूप से हम भारतीयों की भी उसमें भूमिका रही। फिर कहते हैं बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। ये डिस्कशन है, ये अंग्रेज ये बात क्लेम करते हैं कि साहब अंग्रेज जब ये आए तो अपने शासन के तमाम सारे फायदों में से उन्होंने ये बताया कि क्या कहते हैं, वी हैव इक्वलिटी बिफोर लॉ, वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यू। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें अंग्रेज ये क्लेम करते थे कि विधि के समक्ष समता तो हम लेकर आए, लेकिन ये बात उतनी जाहिर नहीं है। आप अभी राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़ेंगे, या पढ़ा भी होगा आपने, तो आप समझेंगे कि तमाम सारे हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के अपने प्रयासों ने अंग्रेजों को ज्यादा मजबूर किया। असमानता में कोई कसर छोड़ी नहीं थी अंग्रेजों ने, लेकिन हम समानता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन फिर भी चूंकि शासन उनका था तो श्रेय तो उनको जाएगा ही कुछ। तो यहां यही बात कह रहा है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा है। देखिए वही बात मैं कह रहा हूं, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। तमाम सारे एग्जाम्पल हैं कि आप देखेंगे किस तरीके से अंग्रेज अलग अलग कानून बनाते थे और वो हमको मानना पड़ता था। ठीक है, वो उनके अपने बेनिफिट्स को इंश्योर करता था, भारतीयों के लिए वो नुकसानदायक था, बावजूद उसके हमको मानना पड़ता था। तो ये कहना कि नहीं एवरीबॉडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, अंग्रेज ये बात कह रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों की एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। ये आपका होमवर्क, 1870 का राजद्रोह एक्ट क्या था। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेगा, हालांकि बहुत पूछा नहीं जाता अलग अलग परीक्षाओं में, लेकिन एक रीडिंग ले लेनी चाहिए। बेसिकली मोटे तौर पे आप ये समझिए कि अंग्रेजी शासन की आलोचना अगर किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से की जाती थी, अंग्रेज उठा के उनको जेल में डाल दिया करते थे, तो उसको वो राजद्रोह कंसीडर करते थे। ओके, फिर इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक, अच्छा दिया हुआ है, इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमे चलाए बिना ही, मतलब जो 1970 का था उसमें मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं, सीधा अरेस्ट करो, सीधा जेल में डालो। फिर उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया, इस पे पूरा इसके खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ। यह समानता का संघर्ष था। ठीक है, उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। आप देखिए बड़ी खूबसूरत चीज है, ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। आपके सामने भी जब खास करके ऐसे प्रश्न आते हैं कि फला कानून का मूल्यांकन कीजिए, जैसे अभी ये कृषि कानून ही था, अक्सर ये डिस्कशन है कि साहब ये कृषि कानून ठीक था, नहीं था, क्या था, तमाम सारे पक्ष विपक्ष दोनों ही चीजें हैं। लेकिन जब आप उसके मूल में जाते हैं, जब बेसिक चीजें, जब बहुत बेसिक से कंसीडर करना शुरू करते हैं, तमाम सारे प्रोविजंस पे आपके मतभेद हो सकते हैं कि नहीं साहब इस वाले प्रोविजन पे हमको एतराज है, ये अच्छा है या बुरा है, इस पर डिस्कशन हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो न्याय
स्थापित कर रहे हैं। और न्याय स्थापित करने का मतलब क्या होता है कि आप वो स्वेच्छा से उसको अपना लें। जैसे आप क्लासेस में बैठते हैं कई बार, मतलब अभी तो ये ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस में आपने अनुभव भी किया होगा कि टीचर वहाँ बड़ा डिसिप्लिन रखता है आपको। आप फोन बजेगा तो उसको ऐतराज हो जाएगा, आप बातचीत करेंगे तो ऐतराज हो जाएगा। तो आपके ऊपर तमाम सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं आपकी क्लासेस में। तो वो सारे प्रतिबंध का मोटिव, अच्छा आप वो सारे प्रतिबंध स्वीकार भी करते हैं। जब आप क्लासेस करने जाते हैं तो आपको ये मालूम होता है ना कि वहां इस तरीके से डिसिप्लिन से क्लासेस करने पड़ेंगी, फिर भी आप जाते हैं। आप उन क्लासेस को, उस सारे प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप क्लास से बाहर निकलेंगे तो तमाम सारी, जो गया था क्लास में जो विद्यार्थी और जो क्लास से निकल रहा है, उन दोनों के बीच में बहुत गैप है। वो 1.5-2 घंटे की क्लासेस आपके जीवन में पर्याप्त परिवर्तन करती। बहुत सारी जानकारियां जो क्लास की शुरुआत में आपको नहीं पता था, क्लास के खत्म होने में आप लाखों लोगों से बेहतर हो जाते हैं। तो उन सारे डिसिप्लिन को आप बहुत स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन अगर वही चीज मजबूरी हो तो फिर वो डिस्टरबेंस ही क्रिएट करेगा, ना ही आपका उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रति कोई सम्मान होगा और ना ही उसके बेनिफिट्स, उद्देश्य पूरे होंगे। और अगर ये फोर्सफुली कराया भी जाए तो वो न्याय भी नहीं होगा। तो एक अच्छे कानून की बहुत आवश्यकता यह है कि उसको बहुत स्वेच्छा से स्वीकार किया जाए। कानून है तो प्रतिबंध है, ऑब्वियसली वो प्रतिबंध है, तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर अप्लाई होंगे, लेकिन हम वो स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। रेड लाइट हो गई और आप अपनी गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि चौराहा है तो ठीक है, अभी हमारा रुकने का टाइम है, अभी ये वाले लोग चले जाएं, फिर उनका रुक जाएगा, फिर हम जाएंगे। तो इस कानून को स्वीकार करने से ट्रैफिक स्मूथली चलता रहता है, नहीं तो वो जाम में घंटों फंसे रहो, एक्सीडेंट की भी संभावना, तो तमाम सारी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। रेगुलेशन से ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है। तो ये आप स्वेच्छा से इसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो चीज आपके ऊपर जबरदस्ती आरोपित किया जाएगा उसके लिए फिर आप आंदोलन भी करेंगे, उसका विरोध भी होगा। अंग्रेज अक्सर ये करते थे। ठीक है, ओके। तो फिर 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। जाहिर है तमाम सारे वकील, आप देखेंगे शुरुआत में राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी लीडर्स थे वो सब बड़े बड़े वकील हुआ करते थे। वो चाहे 1857 के बाद से ही आप देखिए, खासकर की कांग्रेस की स्थापना से, तो जो भी बड़े लेवल पे लोग थे उसमें से ज्यादातर लोग वकील थे। बाद के तक वो नेहरू जी, गांधी जी, ये सारे लोग ज्यादातर उसमें वकील ही हुआ करते थे। तो कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम कानून पढ़ लिया, हम भी जान गए, आपके बराबर ही कानून जान गए, तो हमें भी मौका दो, हमको सम्मान से देखे जाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। आप देखिए अंबेडकर जी का एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है, मुझे बहुत प्रभावित करता है। आप लोग भी सुनेंगे, आप लोगों ने भी सुना होगा शायद। अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कमाल की बात है ये। आपके पास जैसे ही अवेयरनेस आ जाती है, जैसे ही आप चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, अब आप कहीं प्रेजुडिस ने आपके पूर्वाग्रह को समाप्त कर देती है, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज। ठीक है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। जब हमको पता चला कि भाई अंग्रेजों के जो रेगुलेशन हैं वो तो इंग्लैंड में बना रहे हैं, वो ठीक है, प्रजा को अपनी मैनेज करने के लिए किस तरीके से क्या कहते हैं, अपने नागरिकों को अधिकार देते हैं। हम दुनिया के में हो रहे अलग अलग आंदोलनों से हम परिचित थे कि किस तरीके से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अचीवमेंट कर रहे हैं नागरिक, अपने आंदोलनों से अपने अधिकारों के प्रति अधिकारों की प्राप्ति कर रहे हैं। और अधिकार एक व्यक्तिगत मनुष्य के विकास के लिए कितनी जरूरी चीज है। अब उन्होंने शिक्षा दीक्षा, उन्हीं की बनाई गई शिक्षा दीक्षा में अपने आप को ट्रेंड किया है। अब जब वो वापस भारत आ रहे हैं तो जो कानून वो पढ़ के आ रहे हैं वो देख रहे हैं यही लागू नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब उनकी आंखें खुलनी शुरू होती और इस बात को वो और ताकत से, अब तो उनके पास शिक्षा भी है कि भाई किस बात पे बात कर रहे हो आप, देखो आप कानून ये कहता है और आप इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हो। तो शिक्षा हमेशा आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। इसीलिए एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तमाम से जैसे जैसे आप चीजें जानेंगे, आप देखिए, आप अपने ही आप में महसूस कीजिए कि अभी कई बार बड़ी इडियोटिक बातें करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है तो आपकी बातों में गंभीरता आनी शुरू हो जाती है, आपकी बातों में ग्रेविटी आनी शुरू हो जाती है। और
जब ये लगातार बढ़ता है तो जैसे ही आप मुंह खोलते हैं लोग बाग आपकी बातें सुनते हैं, आपको सुना जाना पसंद किया जाता है, क्योंकि आप नॉनसेंस बातें नहीं कर रहे हैं। आप चौराहे पे खड़े होकर नहीं कह रहे कि यार मुझे बस एक बार प्रधानमंत्री बना दो, ऐसे खैनी वैनी मलते हुए कि फिर देखो मैं क्या करता हूं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री क्या कर सकता है आपको मालूम ही नहीं। लेकिन जब आप पढ़ोगे, आप समझोगे प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र क्या है, उसके अधिकार क्या है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, तब जब आप इन सारी जानकारियों के साथ आप ये कहते हो तो आपकी बातों में दम होता है, तो लोग सुनते हैं। तो शिक्षा का बड़ा महत्व है। तो यही बात ये कह रहा है कि जब हमारे अपने लोग जब वो कानून पढ़ के आते हैं तो उन्होंने इस बात की डिमांड करनी शुरू की कि एक तो भाई हमको सम्मान दो, ठीक है, हमारे पास उन सारे कानून की सारी जानकारी है, प्लस अधिकार हमको चाहिए। हमारे देश में अधिकारों की मांग भी तेज होनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगे। आखिर हमारे यहां से पढ़े लिखे लोग जज भी तो बन रहे थे, ठीक है, तो अब वो जज बन रहे हैं, उनके पास वो अधिकार आ रहे हैं, तो अब वो ज्यादा से ज्यादा उस तरीके से अधिकारों पे किसका क्या अधिकार है वो समानता लाने का प्रयास करें। इन सारी चीजों ने बहुत उम्मीदें पैदा की हमारे अपने लोगों के बीच में। तो फिर इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन का विकास क्रम, यहां के लोग भी कई तरीके से योगदान, मतलब यही इन्हीं तरीके से हमारे अपने लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे कि किस तरीके से रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया जाए, विधि के शासन को स्थापित करने में हमारे अपने लोगों की भी भूमिका भी बहुत ही सराहनीय है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि यात्रा खत्म हो गई है, ये यात्रा हमेशा चल रही है। न्याय की यात्रा, लोकतंत्र की यात्रा, ये कोई पड़ाव नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, ये लगातार किया जाने वाला। जैसे हमारा स्वास्थ्य है, तो क्या खाना आपको एक दिन खाए, रोज खाना है, जब तक जिंदा है तब तक खाना है। अपने शरीर का ख्याल कब रखना है, जब तक जिंदा है तब तक रखना है। तो ये लगातार ख्याल, जिस वक्त हम अपने ख्याल रखना बंद कर देंगे हमको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से लोकतंत्र का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, आपका राजनीति व्यवस्था चौपट हो जाएगी, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये लगातार, ऐसा नहीं, ये तो एग्जाम्पल है कि हमने देखिए इतिहास में कैसे लड़के हासिल किया, हमारे पास नहीं था फिर भी हमने हासिल किया। आज कितनी बेहतर स्थिति है, और बावजूद इसके अगर चीजें गड़बड़ जा रही हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत मदद करती है इसमें, एक बेहतर नागरिक के रूप में आपको निखारती है। और एक बेहतर नागरिक के हाथ में जब अथॉरिटी आएगी, आप अधिकार मिलेगा आपको अलग अलग अधिकारियों के रूप में, तो आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीजों को बहुत गंभीरता, बहुत टोटलिटी से लेने की आवश्यकता है। हमने किया है एक बार, ये एग्जाम्पल है, ये सारी कहानी उसी चीज की है। ओके, फिर ये कहता है इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है, कि मनमाना, अपनी मर्जी से काम करना शब्द आ चुका है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में आपने इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों कहते हैं, ठीक है। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है? सीधा सीधा कि भाई अगर आप हमारा विरोध करोगे तो हम आपको कैद कर लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और हमको जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। तो ये तो मनमानी बात हो गई, यानी हमको जो ठीक लग रहा है वही ठीक है। ये तो ठीक नहीं, ये तो कोई बहुत लॉजिकल बात नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष हो सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो सभी के लिए ठीक हो, सबकी अपनी अपनी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। तो यहां पर इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। तो जब हम इसको न्याय के नजरिए से देखते हैं तो दूसरे के संदर्भ, दूसरे के भी पक्ष की इज्जत करते हैं। तो यही बात, अगर ये बात हमारी चीजें आ जाएंगी, हमारे अंदर आ जाएंगी, तो हमारे अंदर मनमानेपन का रवैया खत्म हो जाएगा। हम दूसरे की स्थिति को जब समझेंगे कि हम जिसके ऊपर भी दोष लगा रहे हैं, क्या हम उसकी परिस्थितियों से अवेयर हैं? अगर हाँ, तब तो शायद आप न्याय करने की पोजीशन में, लेकिन अगर नहीं तो सावधान हो जाइए। कुछ भी कहने से पहले एक बार टोटलिटी से विचार कर लीजिए। तो मनमाने का मतलब यही है कि आप पूरी तरीके से उसकी स्थिति को भी देखें, केवल अपनी ही बात ना थोपें। 1870 का जो था कि अगर राजद्रोह, उन हर चीज को राजद्रोह कह देते थे जो सरकार का विरोध कर देता है, तो वही चीजें उसका, इसलिए ये मनमाना पूर्ण था। यहां अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, हमारे मन में जो बातें हम उसको
एक्सप्रेस कर पाए, अभिव्यक्त कर पाए, ठीक है, उसको सबके साथ शेयर कर पाए। ओके, संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया, ये मतलब संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद 1950 26 जनवरी 1950 से यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। यानी अभी आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इस बात को और समझेंगे कि जो भी कानून है, सीआरपीसी, आईपीसी, सब ये सारे कानून, जो भी ये कंपनी एक्ट, वो एक्ट, दुनिया भर के एक्ट्स हैं, ये सब बनाने के पीछे पैरामीटर्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन देता है पैरामीटर। संविधान में जो भी चीजें हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार है, संविधान आपको 6 मौलिक अधिकार देता है, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक के बीच में। अब कोई कानून बन रहा है किसी भी संदर्भ में, तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि वो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना करे, और ऐसे कानून होने चाहिए जिसमें मौलिक अधिकारों को और ज्यादा मौका मिले कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाए। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो आपको 8 घंटे पढ़ना है घर में, उसके लिए घर का तमाम सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कि मम्मी का टीवी देखने का मन कर रहा है, उसी कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी बेचारी समझौता कर लेती कि ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, अभी रुक जाओ बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो तमाम सारे परिवार में पिताजी के दोस्त आ गए तो कोशिश करेंगे लेके बाहर बात कर लें, बच्चा पढ़ रहा है कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये तमाम सारे लोग अपने घर का माहौल भी ऐसा बनाते हैं। अब ये आपकी पढ़ाई से उनका सीधा लेन देना नहीं है, लेकिन वो सबका सहयोग है। इसी तरीके से मुख्य रूप है कि अलग अलग विषयों पे अलग अलग कानून बने, लेकिन उन कानून बनने के लिए जो पैरामीटर है, किन बातों का ख्याल रखेंगे, उन सभी चीजों का वर्णन हमारे संविधान में है। जब हम आपसे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर ये हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। आप देखते ही हैं कानून बनते रहते हैं, पुराने कानूनों में बदलाव होता है, हटाया भी जाता है। मोटिव यह है कि हमारे अपने लोग के जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए। ओके, कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के बारे में पढ़ा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। हमने ये बात भी की कि पहले हमारे देश में ऐसा नहीं था, केवल जो उत्तराधिकार के कानून थे वो अलग तरीके से बेटों को ही संपत्ति में हिस्सा मिलता था। तमाम सारों में बड़े बेटे का कुछ ज्यादा जो उत्तराधिकार नियम थे उसमें उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो इन सारी चीजों को हटाया गया। न केवल बेटों को समान माना गया, सभी संतानों को समान माना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। साथ ही साथ उस व्यक्ति की पत्नी की भी समान भागीदारी होगी। तो ये सारे परिवर्तन समय समय पर किए जाते रहते हैं। ओके, इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी। अब यहां से फिर एक नए मोड़ है कि आखिर मतलब हाउ वी रियलाइज कि वी नीड अ न्यू काइंड ऑफ लॉज। हमको कैसे ये महसूस होता है कि अब नए कानून की आवश्यकता है। वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इनके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। अगली क्लास में शायद हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर है। अच्छा, फिर ये कहता है रॉलेट एक्ट, एक एग्जाम्पल दे रहा है एक रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमाने पंख का। ये रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919। बहुत महत्वपूर्ण चीजें, बड़ी सारी चीजें इसने बदली हैं। तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमाने पन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। बिना वकील, बिना मुकदमे का कानून इसको कहते थे। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इसी का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इस क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। वैशाखी का दिन था उस दिन। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए
और असंख्य जख्मी हुए। ये जो एग्जाम्पल था, मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें, बच्चे भी थे। अब यहाँ एक इमेज भी दी गई है, अच्छा ठीक है वो नहीं है इसमें। मतलब यहाँ जो अंग्रेजों के मनमाने जो लोग कहते थे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ अंग्रेजों की देन है, रॉलेट एक्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से मनमाने तरीके से अपने अंग्रेज अपनी चीज़ों को लागू कराते थे। रॉलेट एक्ट को लागू कराया गया और उसी के विरोध में जब ये जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्ण सभा रखी थी, कैसे उसमें जनरल डायल ने गोलियां चलवा दी, यू नो द हिस्ट्री, यू नो द स्टोरी। तो ये सारी चीजें अंग्रेजों के अपने मनमानेपन का एक तरीका था। अब ऐसी ही चीजों में अब हमको जरूरत होता है कि साहब हमारी अगर भागीदारी, जो पिछली क्लास हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि काश हमारी भागीदारी होती, अगर हमारे देश के लोगों की भागीदारी थी क्या हम ऐसा कानून बनने देते, क्या अगर हमारे साथ समानता का बर्ताव किया था तो ऐसे कानून बन पाते, क्या हमको स्वतंत्रता होती तो क्या हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा सकती थी। तो इन सारी चीजों की आवश्यकता अपने आप स्ट्रांग होती चली जाती। अच्छा, फिर नए कानून किस तरीके से बनते हैं, तो आइए समझते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने समझाई था कि पूरे देश में कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है, केंद्रीय अथॉरिटी है जो कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, ठीक है। अब आप देखिए तमाम सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है वो लगातार बहुत प्रदूषण कर रही है, ठीक है। अब कहीं किसी कॉलोनी में कोई फैक्ट्री है, वो प्रदूषण, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो, तो वहां के लोगों के का जीवन स्तर उससे गिरता है, प्रभावित होता है। तो तमाम सारे लोग, अच्छा ऐसा जगह जगह पर है तो उस सारे लोग प्रभावित होते हैं। अब वे लोग आवाज उठाने होते हैं, भाई फैक्ट्री ठीक है लगा लो आप, लेकिन थोड़ा दूसरी जगह शहर के बाहर लगा लो ताकि लोगों का जीवन उससे प्रभावित ना हो। तो जब इस तरीके की डिमांड कलेक्टिवली उठनी शुरू होती है, तो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने संसद में भेजा है लोकसभा में अपने वोट के माध्यम से, अब वो वहां इस तरीके का प्रपोजल रखते हैं और हो सकता है इस तरीके के कानून बना दिए जाते हैं। तो तमाम सारी चीजें इसी से निकल कर आती हैं। तो यहां पर यही बात ये कह रहा है। आइए देखें कि घरेलू हिंसा, देखिए एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी, के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। ये लॉ की डेफिनेशन है, ये किसको डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहेंगे। तो कोई भी अगर जो पुरुष सदस्य है, जनरली वो पति ही होता है, और वो अपने घर की किसी भी महिला सदस्य पे, जनरली वो पत्नी होती है, अगर उसको मारता पीटता है या मारने पीटने की धमकी भी लगातार देता है, तो ये सामान्यतः इसको डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में कंसीडर किया जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच होता है, मतलब आत्मा तक चोट पहुंचती। अगर कोई थप्पड़ मार देता है तो बात ही नहीं कि गाल पे कुछ झंझनाहट सी हो गई, आत्मा तक चोट लगती है, आपका वजूद एक बार हिल जाता है कि आपको थप्पड़ मारने वाले ने आपके अस्तित्व के बारे में, उसकी नजर में आपके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं। बात केवल उस चोट की नहीं, ये तो 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा चोट नहीं, लेकिन वो जो थप्पड़ पड़ गया आपके गाल में, तो अगले ने, मारने वाले ने, इसका मतलब उसके लिए आपके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। तो आपके अपने ही एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके वो कोई अपना ही हो, अपना ही हस्बैंड, अपना ही पिता, अपना ही मतलब भाई, इस तरीके से, और वो भी इसलिए कि महिला के आधार पे इस तरीके का क्रूएलिटी किया जाए, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना ही किया जाना चाहिए। तो यही ये बात किया जा रहा। तो इस तरीके की जब लगातार चीजें बढ़नी शुरू हुई, आवाज उठनी शुरू हुई, तो फिर ये यही कह रहा है कि घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। 2000 मतलब पहले डोमेस्टिक वायलेंस विद इन द हाउस था कि घर के अंदर इस तरीके की चीजें हो, तो लेकिन 2005 में जब कानून बदलता तो इसको घरेलू शब्द को और व्यापक बना दिया गया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू हिंसा के दायरे, घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हों या रह चुकी हों।
ठीक है। कई बार आप देखिए, जरूरी नहीं, अब तमाम सारा पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप का बड़ा चलन चला है। तो अब ठीक है कि लीगल पार्टनरशिप नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी इस बात को प्रमोट किया गया। इसका डजंट मीन कि आप उसका शोषण करोगे, या एक ही मकान में किराएदार या मकान मालिक किराएदार, किसी भी तरीके का, अगर इस तरीके का कहीं कोई एक्सप्लॉयटेशन सामने आती है तो वो घरेलू हिंसा के दायरे के अधीन आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये डिमांड उठती हैं विद इन द पब्लिक के अंदर ही इस बात की डिमांड होती है। क्या कोई रेगुलेशन नहीं है क्या? अब वो जो महिला जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर, उसके मन में बार बार सवाल आता होगा कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? ठीक है, मेरे अपने ही परिवार का मुखिया, मेरे अपने ही परिवार का गार्जियन, जिसकी मतलब एक आमतौर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही उत्पीड़न कर रहा है, वही शोषण कर रहा है। तो ऐसे में हमारा क्या है? तो वो पत्नी, वो बहन, ये वो माँ, वो जो स्त्री है घर की, वो एक स्त्री होने के साथ साथ इस देश के सार्वभौम देश की नागरिक भी है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण देश की, एक ऐसा देश जो सदगुरु होने की बात कर रहा है, जगत गुरु होने की बात कर रहा है, तो उसकी नागरिक भी है और आबादी लगभग 50% है। तो क्या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? उसको सुरक्षित फील नहीं होना चाहिए? अब कोई महिला अपने ही घर में असुरक्षित हो तो फिर वो कैसे न्याय की बात करेगी? और सोचिए वो कैसे समाज के निर्माण में सहयोग देगी जो खुद ही पीड़ित है, शोषित है। तो इस तरीके के कानून, इस तरीके की डिमांड जनरेट करते हैं साहब, उन महिलाओं को भी सुरक्षित महसूस कराना बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों से ये कानून बनने की डिमांड होती है। आप देखिए, इस तरीके के तमाम सारे ये जो पिक्चर्स, एनिमेटेड पिक्चर्स हैं, ये सारे इन्हीं चीज़ों को है कि महिला कानून पे कैसे महिलाएं खुश हो रही हैं। अलग अलग रेगुलेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? एक छोटी सी एक्सरसाइज है, तो आपने जो समझा उसी पर एक ये आपका भी होमवर्क है। अब आप इस पे, ये घरेलू हिंसा कब आया, उसके पहले क्या डेफिनेशंस थी, इसे महिला सशक्तिकरण में ये कैसे क्या फायदा पहुंचाएगा, इसके लिए अभी भी क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये सभी तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या कारण है, आपके क्या सुझाव हैं? तो ये सारी चीजें आपको हैबिट डालनी चाहिए कि इस पर आप बात करें। ठीक है, ओके। अब यहां अब ये जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर। कितना खूबसूरत शब्द है। आप देखिए, जब तक हम किसी को पीड़ित कहते हैं कि साहब ये पीड़ित है, तो पीड़ित में हमेशा ये मतलब एक नेगेटिव वर्ड है। लेकिन जब आप सर्वाइवर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसके साथ हिंसा हुई, वो हिंसा से निकल कर भी आई, तो ये एक पॉजिटिविटी पैदा करती है, एक उम्मीद पैदा करती है, होप पैदा करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, और इस तरीके का सुझाव जिसके भी मस्तिष्क में आया वो बहुत बधाई का पात्र है। शब्दों का बड़ा महत्व होता है हमारे अपने जीवन में, हमारे अपने विचार को बनाने में। इसीलिए हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो शब्दों को ब्रह्म कहती है। ठीक है, कि हमारे यहाँ हमारी जो भारतीय संस्कृति वो कहती है शब्द ब्रह्म होते हैं। ठीक है, वो इसीलिए कहती है ताकि हम उसकी टोटलिटी, उसके प्रभाव को समझें। एक शब्द आया कि साहब ये पीड़ित है, तो पीड़ित है तो बेचारा अब तो हो गया, क्या करना। लेकिन ये सर्वाइवर है, ये बच के आ गई, ये तमाम सारे अन्य पीड़ितों के लिए या एक संभावना तलाश करती है। तो जो भी बात आपको संभावनाओं से भर दे, जो होप से भर दे, वो हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए उसका। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये सारी चीज। तो इसने कहा कि पीड़ित शब्द से सर्वाइवर शब्द कहना ज्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। ठीक है, जो बच गया किसी घटना से, वो ऑफ कोर्स सर्वाइवर है। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वो जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। अब यहां आप सब भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। जब मैं आप कह रहा हूं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो अगर हम जब कलेक्टिव बेनिफिट्स की बात सोचते हैं, और कलेक्टिव बेनिफिट्स की बात आप तभी सोच पाएंगे जब आप अपने आप को जाति, धर्म, समुदाय के हितों से ऊपर राष्ट्र के हितों की बात करेंगे, तभी आप
कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे। जैसे आप कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, तो आप ब्राह्मणों के लिए रोजगार, क्षत्रियों, हिंदुओं, मुसलमानों के लिए रोजगार की बात नहीं कर रहे, आप युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप रोजगार की बात करेंगे तो बहुत कलेक्टिव कम्युनिटी की आप डिमांड करेंगे। ठीक है, जब आप युवा कह रहे हैं तो उसमें सभी जाति धर्म, सभी स्त्री हो पुरुष हो, सबके रोजगार की बात आप कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब तक ये हमारे हैबिट, आप अपनी संकीर्णता को भी इसी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारा नैरो माइंडसेट है इसको आप इसी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। वो इक्वलिटी की भावना और ज्यादा आपके अपने अंदर आ सकती है। तो इन सारी चीजों पे बड़ा बहुत जरूरी है कि आप सोचें। शिक्षा आपकी बहुत मदद करती है इन सारी चीजों को समझने में। आप देखिए छोटी छोटी बातें, 8वीं कक्षा के बच्चे के लिए ये बातें, लेकिन आपकी उम्र में के लोग जब इसको देखते हैं तो अलग प्रोस्पेक्टिव नजर आता है। खास करके तब जब आप इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। ये आवाज टेलीविजन रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी व्यक्त की जा सकती है। तो गौर करने की बात है कि आजकल हमारे आसपास जो भी डिस्कशन हो रहे हैं वो किस तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ज्यादातर डिस्कशन यही होगा कि नहीं तैमूर के 2 दांत निकल आए, आज उसने ये किया, तो आज कैटरीना कैफ की शादी है। ठीक है, तमाम सारी चीज, आपका जो डाटा फ्री है आपको मिलता है 1.5 GB रोज, वो ध्यान रखिएगा डाटा फ्री है, आप फ्री नहीं है। तो वो कई बार आपको आपकी तकलीफों का एहसास नहीं होने देता। इस बात की जागरूकता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो उस डाटा का आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके एक क्लिक पर अवेयर है। आप किस तरीके के इंफॉर्मेशन में विश्वास रखते हैं, आपको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए। आपका सजेशन, आपका फेसबुक, टेलीग्राम, तमाम सारे जो इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब वही सजेस्ट करता है जो आप सर्च करते हैं। तो आप जरूर एक बार अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप अपने आप को कैसा बना रहे हैं, कैसी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भर रही है। तो अगर आप अपनी आवश्यकताओं से, अगर आपको भूख लगी है तो आप खाने की ही तलाश करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप उस भूख को सेंस ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपका शरीर वो निश्चित रूप से कमजोर होता जाएगा। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल मीटर खराब हो गया जो बताता है कि टैंक में अब पेट्रोल नहीं है, वो फ्यूल मीटर खराब है, वो हमेशा फुल ही दिखाए आपको, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। तो देश के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, देश की समस्याएं तो हैं ही है ना। आपकी एक नागरिक होने के नाते, एक युवा नागरिक होने के नाते अपनी एक समस्या तो है ही ना। आप उस पर बात नहीं करते, आप उस पर विचार नहीं करते, क्या समस्या दूर हो जाएगी? नहीं, वो और गंभीर होती जाएगी और उसका खामियाजा आपको अलग अलग रूपों में भुगतना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप उसके प्रति संवेदनशील हों, जागरूक हों। ये जो डाटा आपको मिलता है, ये जो सारी चीजें मिलती हैं, आपको बहुत मदद करती हैं अगर आप उस तरीके से उसको देखते हैं, देखने की हैबिट डालते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ऐसा करना चाहिए। ओके, इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। और आप देखिए नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स यू हैव, जितने भी कानून हैं, चाहे वो क्या कहते हैं, जानने के अधिकार की बात है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये भी अभी आपने समझा, ये घरेलू हिंसा अधिनियम है, तमाम सारे और कानून हैं जो बने इसी आधार पर, वो बच्चियों को संपत्ति में हक देने का अधिकार है। ये तमाम सारी बातें इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से जुड़ी हैं, कानून का हिस्सा बनी है। तमाम सारे कानून वापस लिए गए, कृषि विधेयक ताजा ताजा एग्जाम्पल है इसका। तो हमारी आपकी आवाज का बहुत महत्व है अगर वो सही उद्देश्य से, कलेक्टिव तरीके से किया जाए। जरूर इस बात की जिम्मेदारी हर नागरिक को लेनी चाहिए। ओके, फिर अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होते हैं? आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे की नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना अखबारों में लिख कर सकते हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सब उसके माध्यम से कर सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं,
हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं। तो तमाम सारे मीडियम हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपने समझा, डिबेट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम सारे सोर्सेज वी हैव, तमाम सारे रिसोर्सेज इनका इस्तेमाल करके हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। ठीक है, आप देखिए उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह जगह इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका के कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने वाले और फेरी लगाने वालों को गैर कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, यहां एग्जाम्पल दिया है कि तमाम सारे, देखिए जो पटरी पे लगा लेते थे दुकानें, कई बार ट्रैफिक और तमाम सारी असुविधाएं होती थी। इस जैसे कानून पे भी विचार किया गया कि उनके लिए क्या किया जाए, उनकी अपनी स्थिति है। कृषि कानून सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए अभी ताजा ही आपके बीच हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की जरूरी चीजों और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर भी विवाद खड़ा होगा, टकराव की स्थिति हो जाएगी। कहने का मतलब, बहुत कानून जो भी हो, मैंने क्या बताया कि कानून के लिए बहुत जरूरी यह है कि वो आपके ऊपर थोपा गया प्रतीत ना हो, वो आप स्वीकार करें। स्वीकार करें आप मतलब हम सब, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब भी हम बात करें तो वो हम सब पर लागू होने वाली है। तो हम अपने नफे नुकसान को देखें। अब ठीक है कि आप ट्रैफिक लाइट जब रेड हो जाता है तो आपको खड़े होना पड़ता है, आपका समय थोड़ा सा जाता है, लेकिन वो थोड़ा समय उस ट्रैफिक में फंसने से के समय से तो अच्छा है कि इसमें तो कम से कम एक उम्मीद है ना कि अभी थोड़ी देर बाद, 60 मिनट बाद, 180 मिनट बाद कम से कम ये ग्रीन हो जाएगा और हमको मौका मिलेगा और कोई एक्सीडेंट की भी संभावना नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी स्थिति में एक तो समय का पता नहीं कि जाम पता नहीं कब तक ठीक होगा, सब निकलना चाह रहे हैं और कोई नहीं निकल पा रहा है, प्लस दुर्घटना की भी संभावनाएं ज्यादा हैं। तो हमको अपने हितों से भी कई बार इन्हीं कानून को स्वीकार करने के लिए समझौता करना पड़ता है। तो कानून, अच्छे कानून की सबसे अच्छी पहचान यह है कि क्या वो स्वाभाविक रूप से हम स्वीकार कर पाने की स्थिति में है। ये एक सबसे बड़ा लक्षण है। ओके, जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वो कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। ठीक है, आप देखिए तमाम सारी ये भी हैबिट आपको क्रिएट करनी चाहिए। मान लीजिए आप सरकार के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, सरकार ने काम बड़ा अच्छा किया, तो क्यों अच्छा किया, आपके पास क्या लॉजिकल पॉइंट्स हैं, जरूर बताइए। अगर आपको लगता नहीं सरकार ने गलत किया, आप आलोचना कर रहे हैं, तो क्यों गलत किया, उसके आधार क्या है। तो चाहे आप प्रशंसा करें, चाहे आप उसकी आलोचना करें, आपके पास प्रॉपर लॉजिक होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं फिर वही चीज कहूंगा कि नागरिक के रूप में आपकी भूमिका बहुत प्रशंसनीय, बहुत सराहनीय हो जाएगी और बहुत सशक्त हो जाएगी, जो देश को एक दिशा निर्देश देने के काम आएगी। नहीं तो फिर आपकी बातें हैं केवल भीड़ है, बातें हैं, बातों का क्या, वो केवल शोर मचाने का ही उपयोग आती है, उन बातों का कोई मतलब नहीं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी जागरूकता उसी स्तर की बनी रहे। तो अगर ठीक है कोई कानून आया तो ये कह दे व्यवस्था है हमारे, वी हैव ऑल मैकेनिज्म, कानून गलत है आप जाइए कहिए कोर्ट में, साहब ये कानून में पूछेंगे कैसे, साहब ये ग्राउंड्स है हमारे पास। तो ग्राउंड्स अगर आपके लॉजिकल होंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तमाम सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। आप देखिए जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग, समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने वही सारी चीज दुनिया भर में, ऐसा नहीं केवल हमारे देश में, दुनिया भर में अन्याय पूर्ण कानून हुए थे, जो हमने तमाम सारी क्लासेस में पढ़ा भी है, जब हम इक्वालिटी के खिलाफ बात कर रहे थे, उन सारे एग्जाम्पल को हमने समझा भी है। तो फिर कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स उसका एग्जाम्पल भी हमने लिया था, कैसे वो बस में बैठी हुई महिला ने कैसे एक महिला आंदोलन को शक्ति दे दी, ये वही एग्जाम्पल दे रहा है। यहां तक कि इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून प्राप्त किए। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है।
ठीक है, यहां इस कानून के जरिए इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो परिणाम है, कि कह रहा है कि अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। बस एक महिला सीट छोड़ के नहीं उठी। शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है, ठीक है, कि वो सीट छोड़कर नहीं उठी और उसने इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया जिसने पूरे अमेरिका में नागरिक कानूनों को एस्टैब्लिश करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ साथ खत्म नहीं होती। ये बात हम कई बार बात कर चुके हैं कि आपने वोट डाल दे दिया, बस वही मामला खत्म नहीं कि आप केवल जयकारा लगाएंगे। ठीक है, आपको लगातार नजर रखनी है कि भाई अब तो अगर आपने कोई जनसेवक तय कर लिया तो काम भी तो कर रहा है, वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपने माध्यमों का इस्तेमाल करके अवेयर करते रहिए। तो इन सारी चीजों को पे बहुत जरूरी है कि आपकी जागरूकता बनी रहे। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार, वही बात कि संचार माध्यमों के जरिए हम इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे तो हमें उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। संसद का काम, ये बहुत जरूरी है कि संसद को अपना काम सही करने में हमारे आंदोलन, हमारे अवेयरनेस मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? संसद का काम है हमारे लिए कानून बनाना, सरकारों पर नियंत्रण स्टैब्लिश करना। ये सब वो कैसे कर पाएंगे? जब हम जागरूक रहेंगे। हम अपने संचार माध्यमों से जितना ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जितनी ज्यादा हमारी बातें पहुंचेंगी उनके सामने, उतना ही स्पष्ट रहेगा कि वो कानून बनाए। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि आप जैसे अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, अपनी डिमांड करते हैं, आप तारीफ करते हैं क्लासेस की या आलोचना करते हैं, इन दोनों ही आधार पे यहाँ की जो भी डिसीजन मेकिंग टीम है उनको नई रणनीति बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, आप कहते हैं नहीं साहब ये टीचर अच्छा है, उस टीचर को और प्रोग्राम में शामिल किया था। आप कहते हैं नहीं साहब हमको इनकी बातें समझ नहीं आती, उस पर भी विचार करते हैं। तो आपके जो विचार है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, वो यहाँ की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज को बहुत हेल्प करती है डिसीजन लेने में। ठीक है, कि अगर मुझसे ही दूसरी क्लास करानी, वो क्यों मुझे मौका देंगे? क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। इसी तरीके से शासन में भी, शासन में कोई भागीदारी कैसे करेगा? आप अपनी आलोचना या अपनी तारीफ से जनता अपनी इच्छा बताती है और कि आपको कैसे कानूनों की आवश्यकता है, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। आखिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे इस बात को डिसाइड करेंगे? तो हमारी आपकी क्या कहते हैं, जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यही बात ये कह रहा है। और ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स वी हैव, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ना केवल अभी इतिहास भरा पड़ा हुआ है ऐसे उदाहरणों से। ठीक है, ओके। फिर यहाँ तमाम सारे ऊपर दी गई तस्वीरों में न्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध कुछ तरीके दिखे, तमाम सारे। ये शर्मिला इरोम जी हैं, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इनका, या ये नॉर्थ ईस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तमाम वहाँ के कानून को हटाने के लिए। तो इस तरीके से इस टॉपिक में यही मुख्य चीज़ें थीं जो हमको आपसे डिस्कस करनी थी। ये कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? इन सारे प्रश्नों पे आप जरूर विचार कीजिएगा। कानून का शासन मतलब एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, इस एक लाइन के ही आधार पे आप चीजों को समझिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन की कोई वास्तविक काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो कानून का शासन मतलब एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। हमने अभी अभी समझा कि अंग्रेज दावा तो करते हैं कि हम विधि का शासन लेकर आए, लेकिन ये सही नहीं है। हमारे राष्ट्रवादियों ने, हमारे जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। हमने पढ़ा कैसे वो पढ़ के आए, हमारे अधिकारों की मांग की, तमाम सारे उनके मनमाने कानूनों का विरोध किया। ये सारी चीजों से पता चलता है। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, हमने समझा इस बात को। अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं। अच्छा ठीक है, कौन से वाक्य हैं? कुछ शब्द संकलन। आलोचना, आलोचना जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना बड़ी अच्छी चीज होती है। कभी भी आलोचना से भागना नहीं चाहिए, खास करके तब जब वो आपके अंदर पॉसिबिलिटीज क्रिएट करे। हमारी भारतीय संस्कृति भी कहती है निंदक नियरे राखिए। जो आपकी कमी बता सकता है,
वो असल में आपके अंदर पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। जैसे मैं एक टीचर के रूप में जब भी आपसे मिलूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा यार देखो तुमको ऐसे कर लेना चाहिए, तुम ये कर लो। तो मोटिव क्या है? मोटिव ये नहीं कि आपको हमेशा नीचा दिखाना है, कमजोर एहसास कराना है। हम अपने विद्यार्थियों की कमी इसलिए बताते हैं क्योंकि आपके सिलेक्शन की खुशी हमको आपसे जरा सा भी कम नहीं होती। हमारी एक टीचर के रूप में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे कितने विद्यार्थी सफलता हासिल करते हैं। तो आपकी सफलता से आपके माँ बाप के बाद जो सबसे ज्यादा खुश होने वाला व्यक्ति है वो आपका टीचर है। तो ये सारी, लेकिन इसके लिए हम कभी ये नहीं कि बड़ी आपकी गुणगान करते रहते। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हम आपको हमेशा कोसते ही रहते, भाई तुमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुम ऐसे नहीं कर रहे। हम किसी बात पे आपके खुश नहीं होते, लेकिन इन सब के पीछे मोटिव क्या है कि जो आप अचीव कर सकते हैं, जो आपके अंदर क्षमता है, उसका बेहतर इस्तेमाल करें। तो आलोचना का जो शुभ पक्ष है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो यही है। तो आलोचना शब्द, ये पुस्तक क्या कहती है? किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। कई बार ये नेगेटिव भी होता है कि आप किस उद्देश्य नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं या सुधार के लिए कह रहे हैं, दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस अध्याय में इस आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। तो सरकार की आलोचना हम क्यों करते हैं? हमको दुश्मनी थोड़ी है, हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं, उसी को सुनिश्चित करने के लिए हम ये आलोचना करते हैं। फिर है विकास क्रम। ठीक है, कि किस तरीके सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहते हैं। विकास क्रम मतलब जैसे आप अपना एग्जाम्पल लीजिए कि छोटे बच्चे से लेके आज आप अडल्ट हो गए, पूरी एक प्रक्रिया हुई। आपके शरीर मन सबके बढ़ने की अपनी एक प्रक्रिया, आपकी शिक्षा दीक्षा, आप पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, यही विकास क्रम है, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसी तरीके से पूरी प्रक्रिया को ही हमने एक मानव के रूप में विकास किया। किस तरीके से पत्थर से आग जलाते जलाते हम अंतरिक्ष की यात्राएं भी कर रहे हैं। तो ये सब विकास क्रम है। ठीक है, इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में बन गया। ठीक है, तो यह विकास क्रम है कि कैसे घर की कहानी पूरे देश में कानून बदलने में मदद करती है। राजद्रोह, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। हमने रॉलेट एक्ट और तमाम सारे एग्जाम्पल को इसी संदर्भ में देखा, 1870 के एक्ट को देखा। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण किया जाए। यानी कि कोई कानून बना, आप उसका विरोध कर रहे हैं, अब आपके विरोध को तोड़ने के लिए तमाम सारा, कि अगर कोई कृषि आंदोलन कर रहा है, ग्रुप कह रहा है नहीं नहीं ये तो क्या कहते हैं खालिस्तानी हैं और पता नहीं कौन कौन लोग हैं, तो इस तरीके की बातें, ये दमनकारी प्रभाव। अंग्रेजों का शासन होता तो लाठीचार्ज भी करा देते। तो यहां ये जो उसको उस विरोध को रोकने का प्रयास, ये दमनकारी प्रयास होते हैं। तो यहां यह है कि इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं, मतलब उनकी अभिव्यक्ति, उनके एक्सप्रेशन पर किसी तरीके का कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी ही चीजें इस पाठ का हिस्सा थी। आई होप कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, चीजें बहुत समझ में आई होंगी। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मनोबल बहुत बढ़ाती हैं, इसलिए ये जरूर किया कीजिए। मैं फिर वही कहूँगा कि आपके व्यूज़, आपके लाइक्स हमारे सामने यही पैरामीटर हैं। आपकी बातें हम तक इन्हीं के माध्यम से पहुँचती हैं। आप हमारे सामने नहीं हैं, अलग अलग देश के अलग अलग भागों से आप इसको देख रहे हैं। तो इसको, और आपकी जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। तो आप जितने ज़्यादा संख्या में आप लोग देखेंगे, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम इसको और अच्छे से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बड़ी सारी योजनाएं हैं दीक्षांत टीम की, अभी अलग अलग राज्य स्तर के परीक्षाओं को हम प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही आपके बीच में ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, उस पर काम हो रहा है। जो होमवर्क है हमारी टीम की तरफ से, हम वो लगातार कर रहे हैं। तो एक एनसीईआरटी, उसमें एक एग्जाम्पल है अभी आपके सामने आ रहा है। सभी विषयों की एनसीईआरटी इसमें यहाँ डिस्कस होगी। ठीक है, अलग अलग एक्सपर्ट्स आके आपके सामने उन विषयों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे। फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आएंगे, अलग अलग स्टेट पीसीएस पे फोकस करेंगे। तो आप संपर्क में रहिए, स्टे इन टच, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।